आज हम हातिम के आगे की कहानी पढ़ते हैं। हातिम के परोपकार के किस्से अब दूर दराज के इलाकों तक मशहूर होने लगे थे। लोगों का मानना है कि यमन देश का पड़ोसी बादशाह भी खासा दानी और परोपकारी था। जब उसके कानों में यह बात पहुंची कि उसकी परोपकारी छवि हातिम के मुकाबले दबती जा रही है, तो उसने एक व्यक्ति को ढेरों पुरस्कार व इनाम का लालच देकर हातिम के कत्ल के लिए भेज दिया। पुरस्कार के लालच में हातिम के कत्ल का बीड़ा उठाए वह व्यक्ति तय शहर में पहुंचा। रात में उसे खुद हातिम मिला, जिसने उसने हातिम का पता पूछा। काम पूछने पर उसने बेझिझक बता दिया कि वह किस उद्देश्य से आया है। उसकी बात सुनकर हातिम उसे ससम्मान महल में अपने निवास स्थान पर ले गया। उसे खिला पिला कर पूरी आवभगत करके रात्रि विश्राम का प्रबंध किया। सुबह उसके उठने पर अपना सिर उसके आगे करते हुए कहा, हे मुसाफिर, तुम मेरे राज्य में आए हो, तद अतिथि सत्कार करना मेरा कर्तव्य था। अब तुम जिस मकसद से इतनी दूर चलकर आए हो, उससे तुम्हें निराशा ना हो, क्योंकि परोपकार ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसे तुम्हें बताता हूँ कि हातिम मैं ही हूँ। तलवार उठाओ और मेरी गर्दन उतार कर अपना उद्देश्य पूरा करो। हातिम के मुंह से इस बात को सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। वह हातिम की दरियादिली से इतना प्रभावित हुआ कि उसके कदमों में गिरकर अपने कुत्सित उद्देश्य को लेकर उससे क्षमा याचना की। वह वापस लौटकर अपने राज्य में गया और अपने बादशाह से वह सब कुछ कह सुनाया जो उसके साथ गुजरा था। बादशाह उसकी बात सुनकर अत्यधिक प्रभावित हुआ। वाकई खुद को तलवार के नीचे पेश कर देने की दरियादिली और दानवीरता उसमें नहीं थी। यह कार्य तो हातिम ही कर सकता था। उसने उस आदमी को उचित पुरस्कार देकर इस बात का वचन देकर विदा किया कि हातिम की दानवीरता महान है। अब वह उसको लेकर जीवन में फिर कभी ईर्ष्याभाव नहीं करेगा। इसी तरह दिन पर दिन बीतते रहे। हातिम अब पूर्ण किशोरावस्था में पहुंच चुका था। किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते वह हर दिन हर रात परोपकार में ही व्यतीत करता रहा और इस अवस्था तक आते आते काफ़ी यश कमा चुका था। बचपन से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे की उम्र का अरसा ऐसा होता है जिसमें प्राकृतिक रूप से कुछ न कुछ उथल पुथल हो जाती है। अब लोग जादूगर ने नीलम परी से जो मत खाई थी, उसे वह भूला नहीं पाया था। 12 वर्षों बाद उसे अचानक वह मौका मिल गया, जब उसे नीलम परी अपनी सखियों के साथ अपनी जादू नगरी के ऊपर से उड़ती नजर आई। क्योंकि उस समय नीलम परी उसकी मायावी नगरी की सीमा में उड़ती हुई जा रही थी, अतः अब लोग जादूगर का जादू उस पर आसानी से चल सकता था। उसने अपना जादू चलाया। नीलम परी के हाथ से परीलोक की जादुई छड़ी छूट कर नीचे गिरी और छड़ी के साथ ही नीलम परी खुद भी नीचे आने लगी। उसकी सखी परियों ने उसे बचाने की बहुत चेष्टा की, पर से व्यर्थ रहा। वे स्वयं मायावी प्रभाव में आती जा रही थी, इसलिए अपनी अपनी जान बचाकर भागी। नीलम परी को अपनी मायावी नगरी में आकर गिरता देख जादूगर अवलोक ने उन्मादी अट्टहास करते हुए कहा, हा हा हा, 12 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार तुम हमारे जाल में फंसी गई नीलम परी। मुझे दुश्मन हातिम को बचाने का अब तुम्हें ऐसा दंड भुगतना पड़ेगा जिसे देखकर परिलोक के अन्य परियां नसीहत लेंगी और जादूगर अवलोक के मामले में कभी दखल अंदाजी करने की चेष्टा नहीं करेंगी। सुनो अवलोक, अचानक बंदी अवस्था में ज्योतिषन साहब बोला, तुम इस वक्त बहुत खुश हो रही हो। यह तुम्हारी मौत से पहले की आखिरी खुशी है। जी भर कर हंस लो, खुश हो लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हें हंसना खिलखिलाना नसीब नहीं हो सकेगा। कल की सुबह तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ मैं देख रहा हूँ उसे तुम नहीं देख पा रही हो। सितारों की गर्दिश कह रही है कि तुम्हारा अंत बस कुछ ही देर बाद होने वाला है। हा। अब लोग जादूगर ज्योतिषी को सजा देने के लिए झपटा। अपनी शहजादी परी नीलम को जादूगर अवलोक के मायावी नगरी में फंसता देख जान बचाने को भाग खड़ी हुई। उसकी सहेली परियों ने जंगल से गुजरते घोड़े पर सवार हातिम को देखा तो धरती पर उतरकर हातिम से फरियाद की, वीर हातिम, हमारी शहजादी और तुम्हारी मित्र वह शुभचिंतक नीलम परी अवलोक जादूगर के कब्जे में पहुंच गई है। इससे पहले कि वह उसके साथ अमान्य कृत्य करे, तुम उसे बचा लो। तुम तो परोपकारी हो, अपनी मित्र परी पर परोपकार नहीं करोगे। परियों की फरियाद सुनकर हातिम ने तुरंत घोड़ा मोड़ा और परियों से वह रास्ता दिखाने को कहा जो अवलोक की मायावी नगरी को जाता था। परिया उड़ चली। उन्हीं के पीछे हातिम को घोड़ा हवा से बातें करता दौड़ता चला गया। परिया पहले से ही डरी हुई थी, अतः अवलोक की मायावी नगरी आने से पूर्व वे ठिठक गई और हातिम को उन्हें आगे बढ़ने की राह दिखा दी। हातिम ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। उधर अवलोक जादूगर जैसे ही ज्योतिषी शहंशाह को दंड देने के लिए उस पर झपटा, उसी वक्त अपनी माया नगरी में बिना आज्ञा के किसी का प्रवेश करते देखकर पलटा। उसने आने वाली की राह रोकने के लिए जादू के जोर से आग के बड़े बड़े गोले उसकी ओर छोड़े, पर चूंकि हातिम के गले में परिस्तान का ताबीज पड़ा हुआ था, इसलिए बढ़ते आ रहे आग के गोले उसके करीब आते आते फूलों के हार बनते चले गए।
अब लोक ने घबरा कर बरसात करने वाला जादू फूका। मूसलाधार वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे, मगर हातिम अप्रभावित रहा। उसके बढ़ते कदमों के सामने ना तो वर्षा का प्रभाव था, ना ही ओलों का। उसके बाद हातिम पर अब लोक ने पर्वतों की चट्टानें गिराने आरंभ की, पर हातिम के लिए वह भारी भारी पत्थर रुई के गोलों से ज्यादा साबित न हो सके। आखिरकार अब लोक ने खूंखार दरिंदों की फौज हातिम के मुकाबले में उतारी। वे गुर्राते हुए झपटे, मगर हातिम के सामने आते ही उसके तलुए चाटने लगे। अपनी सभी शक्तियां सफल होते देख अब लोक पलट कर भागा। हातिम ने पीछा किया, ललकार कर उस पर तलवार का ऐसा वार किया कि वह कोई जादू चलाकर रूप बदलने से पहले ही 2 टुकड़े हो गया। अब लोग चीखता हुआ गिरकर मर गया। उसकी मौत के साथ ही वहां का मायावी जाल टूट गया। सभी आजाद होकर हातिम की जय जयकार करने लगे। इस तरह न सिर्फ नीलम परी को ही बल्कि परिलोक की अन्य परियों को हातिम ने आजाद करा लिया और ज्योतिष, शहंशाह और अन्य जीवों की भी रक्षा की। नीलम परी तथा अन्य परियां हातिम का धन्यवाद अदा करते हुए वायुमंडल में उड़ गई। हातिम लौट आया। उसकी और नीलम परी की मित्रता आगे भी बनी रही। कुछ वर्ष और बीते। हातिम अब तक पूर्ण रूप से जवान हो चुका था। उसकी खूबसूरती और बाग का सजीलापन और भी निखर चुका था। बाकी कहानी हम बाद में पढ़ेंगे।